हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा एक्सेप्टेंस के ऊपर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक्सेप्टेंस होनी बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस से हम क्या समझते हैं? जब भी कभी भी कोई भी ऑफर होता है, कोई भी लीगल आप एग्रीमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है। तो उसके लिए बेसिकली हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारा एक्सेप्टेंस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज बी में डिस्कस्ड है, जो कि हमारा ले डाउन करता है व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जो ये डेफिनेशन है इसके अंदर हमारे 4 पॉइंट्स निकलते हैं। वो 4 पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला आता है टू हुम द प्रपोजल इज मेड, फिर दूसरा आता है सिग्निफिकेशन, तीसरा आता है एसेंट का, और फोर्थ आता है देयरटू का। इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सेप्टेंस कौन कर सकता है। एक्सेप्टेंस वही कर सकता है पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया है या फिर जिसको ऑफर किया गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा और आपका एक एग्रीमेंट हुआ कार परचेज का। जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी सुना होगा ये एग्जांपल कि 1 लाख रुपीस में मुझे अपनी कार बेचनी है, मैं आपको ऑफर करता हूं। तो उसके लिए आप जो मुझे अपनी एक्सेप्टेंस देंगे, जो मुझे आप यस बोलेंगे, जो वो यस आप मुझे बोलेंगे, उसे हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं। जिसके लिए कि हमारे पास एक केस है जो कि है पवेल वर्सेस ली का। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है 1908 का। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, एक पर्सन को स्कूल में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, हेडमास्टर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए। तो उसका इंटरव्यू हो गया तो एक स्कूल का पर्सन अनऑथराइज्ड उसे आकर बोलता है कि आपकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। जिसके लिए वो खुश हो जाता है, वो अपना आगे फर्दर प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। तो बाद में जब फाइनल लिस्ट आती है तो उसे पता लगता है कि उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। फिर उसमें क्या हुआ कि उसने केस किया कि मुझे तो आपकी स्कूल की अथॉरिटी के पर्सन ने ही एक ने बताया था कि मेरी सिलेक्शन हो चुकी है। तो स्कूल की जो अथॉरिटी है उसने ये बताया कि जब तक हमारी कोई ऑफिशियल अथॉरिटी आपको बता नहीं देती, ऑफिशियल लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो वो हमारी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं है। तो इसमें कोर्ट ने भी यही हेल्ड किया था कि किसी अननोन पर्सन के थ्रू अगर आपको एक्सेप्टेंस मिलती है, कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसके ऊपर आप रेलिवेंट या उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो बेसिकली ये हमारा जो केस लॉ है ये क्लियर कर देता है इस बात को। इस केस में आप एक बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि जो वो पर्सन है वो अनऑफिशियल था। ऐसा नहीं था कि वो उनकी जो सिलेक्शन कमेटी थी उन्हीं में से वो आया था, वो अनऑफिशियल था। इसीलिए उसका जो उस बंदे के साथ जो बात हुई, वो एग्रीमेंट हुआ, वो नल एंड वॉइड हुआ, क्योंकि वो ऑफिशियल नहीं था। तो फिर हमारी एक बात निकल के आती है इसी में से कि तो एक्सेप्टेंस होगी कैसे, एक्सेप्टेंस के मोड क्या है। एक्सेप्टेंस का एक ही मोड है, वो है कम्युनिकेशन। फिर कम्युनिकेशन के फर्दर मोड्स हैं। एक्सेप्टेंस करने के लिए आपको ये नहीं है कि मन में ही सोच लेना, अपने माइंड में एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस हमेशा कम्युनिकेट होनी चाहिए। कम्युनिकेट कैसे हो सकती है? कम्युनिकेशन के मल्टीपल वेज हैं जो कि मैं आपको पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप चाहें तो उनको आप रीचेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा जो सेक्शन 3 है वो हमें क्लियर कर देता है कि जो एक्सेप्टेंस है वो वाया कम्युनिकेशन ही ओनली होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारा ये बात क्लियर कर देता है। लेकिन एक्सेप्टेंस की कैसे जाए, उसके लिए भी हमारे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। तो उसमें हमारा आता है कि जो जर्नल ऑफर होगा, जर्नल जो ऑफर होंगे उनके लिए आपको एक्सेप्टेंस देने की स्पेसिफिकली जरूरत नहीं पड़ती। कहने का क्या मतलब है कि जब भी आप मान लीजिए कोई जर्नल ऑफर है, जिसके लिए हमारा एक जो केस था कार्ले वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, उनका क्या था, एक जर्नल ऑफर था कि आप ये हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है ये आप यूज कीजिए, इसको लेने से आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। जिसको कि एक लेडीज ने लिया और उसको बीमारी होगी, जो कि मैं पिछली वीडियोस में आपको केस डिस्कस कर चुका हूं, ये भी आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो इसमें ये क्लियर होती है उस पॉइंट से ये बात कि जो वो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करना पड़ेगा कि मेरी उस चीज के लिए एक्सेप्टेंस है। लेकिन अगर वो ऑफर स्पेसिफिकली आपके लिए है, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल थोड़ी देर पहले बताया था कार का, मैं अपनी आपको कार परचेज करने के लिए बोलता हूं कि आप मेरी कार परचेज कर लीजिए 1 लाख रुपीज में, कि ये मेरा ऑफर है, और अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं
तो आपको मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि सर मैं आपकी कार परचेज करना चाहता हूं 1 लाख रुपीज में, मैं आपकी कंडीशन से एग्री करता हूं। याद रखिएगा कंडीशंस मेरी जो भी होंगी उनके लिए एग्री करना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप कंडीशंस एग्री नहीं करेंगे तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो जिसके लिए कि हमारा ये जो है बात जो सेक्शन 7 भी है ये भी हमारी क्लियर करता है, जो कि मैं आपको बताऊं अगर। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 द मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द प्रपोजर, बट इफ ही हैड नो प्रिस्क्राइब्ड देन एनी मोड विच इज रीजनेबल एंड यूज्ड इज ए वैलिड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इस बात से क्या मतलब है कि अगर आपने उसको बताया है कि कम्युनिकेशन जो है मुझे आप फोन पे करेंगे, फॉर एन एग्जांपल सेम एग्जांपल लेकर चलते हैं कार का ही। मैंने आपको ऑफर किया कि मुझे अपनी कार बेचनी है, मैं आपको लेकिन ये क्लियर करता हूं कि सर अगर आपको मेरी कार खरीदनी है तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, आज में या 2 दिन के अंदर अंदर मुझे कॉल कर दीजिएगा। लेकिन आप कॉल ना करके मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं या मुझे मेल कर देते हैं या टेक्स्ट SMS करते हैं, तो वो एक वैलिड कम्युनिकेशन नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि मैंने उसके अंदर आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया है। लेकिन अगर मेंशन नहीं किया फिर क्या होगा? फिर आप किसी भी फॉर्म से मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, चाहे कॉल, चाहे टेक्स्ट SMS या मेल या टेलीग्राम, जो चाहें आप वो कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है हमारा ये भी क्लियर करता है। तो इसके लिए हमारी मेंटल एक्सेप्टेंस के ऊपर जो आती है एक केस लो है फेल्ट हाउस वर्सेस बेंटले का, 1862 का केस है ये। तो इस केस के अंदर क्या था? बेसिकली एक अंकल और एक नेफ्यू के बीच में एक हॉर्स खरीदने के लिए एक डील चल रही थी। जो नेफ्यू है वो बेसिकली एक हॉर्स का डीलर है। तो उनके बीच में एक हॉर्स को लेकर नेगोशिएशन चल रही थी कि इस प्राइस में नहीं, इस प्राइस में हम लेंगे। तो क्या होता है कि इसके लिए लड़का जो हॉर्स है वो बेचने के लिए कह देता है कि मुझे ये बेचना है, और अंकल के साथ नेगोशिएशन चल रही होती है। तो जो लड़का है उसका जो हॉर्स है वो जो उसका एजेंट है एक, वो उसको ऑक्शन में फिर भी बेच देता है। क्यों? उसके कन्वे करने के बाद भी। तो बेसिकली अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं कि नेगोशिएशन वाज गोइंग ऑन फॉर द सेल ऑफ द हॉर्स बिटवीन अंकल एंड नेफ्यू। वन डे अंकल सेंट ए प्रपोजल टू बाय द हॉर्स। अंकल ने जो है प्रपोजल भेज दिया था कि ठीक है मैं इसको परचेज करने के लिए रेडी हूं। तो लेकिन जो नेफ्यू है उसकी अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं आई थी। उसको तो कम्युनिकेट हो चुका था, लेकिन उसने अंकल को इन्फॉर्म नहीं किया कि ठीक है मैं आपका जो ऑफर है वो एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन उसने मेंटली वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। उसने मेंटली वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं अंकल को ये हॉर्स दूंगा, जिसके लिए उसने उस बात की इंफॉर्मेशन जो ऑक्शनर है उसको दे दी थी कि ये हॉर्स जो है ये तुम बेचना मत, ये मैं अंकल के लिए रखा हुआ है, ये मैंने अंकल को देना है। लेकिन बाय मिस्टेक वो जो ऑक्शनर है वो उस हॉर्स को बेच देता है। तो जो अंकल है वो नेफ्यू पर केस करता है कि मैंने उसको तो अपना एक्सेप्टेंस दे दी थी, ऑफर दे दिया था कि हमारी नेगोशिएशन चल रही थी हॉर्स को लेकर, और मैंने अपना फाइनल बता दिया था कि मैं इसको लेने के लिए रेडी हूं, लेकिन मेरा जो हॉर्स है वो नेफ्यू ने बेच दिया। तो इसमें हेल्ड ये हुआ था कि जो मेंटल एक्सेप्टेंस है वो जो है किसी भी पॉइंट पे वैलिड नहीं होगी। बेशक उसने उसको अपने एजेंट को जो है जो ऑक्शनर है उसे इन्फॉर्म किया था, लेकिन जो वो ऑक्शनर है वो अंकल का रेलिवेंट एजेंट तो है नहीं, ना ही वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो वैलिड बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी फॉर्म में अंकल को जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं इन्फॉर्म हुई। बेशक उसने उसके बाद जो ऑक्शनर है वो कह दे कि मुझे इसने बोला था, लेकिन वो एक वैलिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो उसके पास तक ही ऑफर था, अंकल को तब तक कम्युनिकेट नहीं हुआ था बिकने से पहले तक। अगर बिकने से पहले ही उसको कम्युनिकेट हो जाता तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस मान ली जाती। तो इसमें अंकल एक बात और बोली कि जब उसका मेरे को रिप्लाई ही नहीं आया तो मैंने उसको एक्सेप्टेंस समझ लिया कि अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो मुझे डिनाई करें। तो कोर्ट ने इसमें यह हेल्ड किया था कि आप जो है जो एक्सेप्टर है उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं लगा सकते कि वो आपको यस और नो में रिप्लाई दे। अगर उसकी यस होगी तो वो आपको रिप्लाई कर देगा, आप उसको अगर उसकी साइलेंट है वो उस पॉइंट पे तो आप उसको यस कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस केस के अंदर जो है फेल्ट हाउस वर्सेस बेंटले का है 1862 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। फिर एक बात और निकल कर आती है, एक और बात हुई थी, एक केस है LIC का। LIC का क्या केस है? इस केस में क्या था कि एक पर्सन ने
एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली। पॉलिसी लेने का मतलब उसने इंश्योरेंस जो फॉर्म होता है इंश्योरेंस लेने का हमारा, उसको फिल किया, उस पर सिग्नेचर किए, और जो अपना प्रीमियम है वो उसने सेंड कर दिया LIC के ऑफिस में। जिसके लिए कि एक बात ध्यान है कि भाई LIC का जो एजेंट है उसने श्योरिटी दी थी कि जो आपकी LIC की एजेंट की जो LIC का जो इंश्योरेंस है वो हमारे ऑफिस से एक्सेप्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या हुआ, इन बिटवीन जब उसने वो भेजा, उसको भेजने के बाद उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसकी रेलिवेंट जो स्लिप थी, जो वहां पे LIC डिपॉजिट, प्रीमियम डिपॉजिट होने की और जो उसकी LIC की पॉलिसी स्टार्ट होने की, वो स्टार्ट नहीं हुई थी। जो उसकी पॉलिसी है वो स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन उसकी डेथ के बाद जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने केस किया, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि जो हमने इंश्योरेंस है उसका तो फॉर्म फिल कर दिया था, हमने प्रीमियम तो पे कर दिया था, हमारी तरफ से फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं, तो हम उसको एक्सेप्टेंस मानेंगे। लेकिन कोर्ट ने इसमें फिर से ये एक बात हेल्ड की कि मेयर मेंटल एक्सेप्टेंस will not be considered at any cost the acceptance by the insurance company, because इंश्योरेंस कंपनी की अगर एक्सेप्टेंस होगी तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको रेलिवेंट एक स्लिप देगी और आपको एक प्रॉपर लेटर देगी कि जो आपका जो इंश्योरेंस है ये इस कंडीशंस पर है, अगर आपकी डेथ होती है तो आपका इतना सम इंश्योर्ड आपको मिलेगा। तो इस केस में भी ये हेल्ड हुआ था कि जो प्रीमियम है वो हमारे तक पहुंचा नहीं था और कंपनी ने जो है एक्सेप्ट नहीं किया था। एक्सेप्टेंस की बेसिकली यहां पर बात आई है कि LIC कंपनी बोली कि हमने तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया अभी तक, बिना एक्सेप्ट करे हम इसको कैसे क्लेम को पास कर दे और किस बेस पे इसको क्लेम दे। तो गाइस बेसिकली आज का लेक्चर हमारा एक्सेप्टेंस के ऊपर यही था। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो मैंने दिया है बहुत ही डिटेल में समझाया है, 2 केस लो बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने जो केस हैं ये नोट जरूर किए होंगे और ये आपको समझ आ गए होंगे। समझ आए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि लॉ सीखने का अधिकार सभी को है। क्योंकि हमारा जो लॉ है वो एक ही बात बोलता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर एक्सक्यूज नहीं है तो हम सबको लॉ जानना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।